हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी क्लास होने जा रही है जो लाइव प्रोसेस है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के बायोलॉजी का 4th चैप्टर, उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये हो रहा है हमारा पार्ट 4th, ये वीडियो है पार्ट 4 जिसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है विक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो नेफ्रॉन विक्राणु की रचना और क्रियाविधि का वर्णन हमें करना है। विक्राणु जो नेफ्रॉन है वो कैसे काम करता है और वो वृक्क में पाया जाता है, तो उसकी जो संरचना है और उसका जो फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो ये है विक्राणु का, बोल सकते हैं आप, एक चित्र या इमेज जिसमें हम समझेंगे कि क्या क्या पार्ट है इसमें, इसकी रचना कैसी हुई है और इसके पार्ट के क्या क्या डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट काम है। तो सबसे पहले विक्राणु नेफ्रॉन वृक्क किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो विक्राणु क्या है हमारे वृक्क किडनी की आप एक क्रियात्मक इकाई बोल सकते हैं। तो किडनी की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसमें वृक्क जो किडनी है उसके लिए आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, और यही क्या करता है, इसमें ही सारा काम होता है। तो संरचनात्मक में संरचना में भी छोटा है और क्रियात्मक क्रिया भी यहीं पे शुरू होती है, और हर क्रिया जो कि वृक्क में होनी चाहिए वो यहीं पे होती है संपन्न, जो है विक्राणु या नेफ्रॉन जिसे हम बोलते हैं। तो प्रत्येक वृक्क में हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारी इसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है विक्राणु का, वृक्क की संरचना नहीं पढ़ रहे, विक्राणु नेफ्रॉन जो वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, स्मॉलेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट वर्किंग पॉइंट वो है। तो हम उसकी संरचना देख रहे हैं विक्राणु नेफ्रॉन की। तो सबसे पहले इसमें होता है बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल क्या है, यह एक कप के आकार की रचना है। तो हम पिक्चर में देख के समझ लेते हैं, यह एक कप के आकार की रचना है जो कि वृक्क में पाई जाती है हमारे, ठीक है, वृक्क में पाई जाती है। तो ये है बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल आप इसको बोल सकते हैं। और ये कप के आकार की है, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा, इसमें गोलाकार केशिकाओं का जाल होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो हमने क्या देखा, ये है हमारा बोमेन संपुट और ये है ग्लोमेरुलस। ये जो कोशिकाएं हैं इसका यहाँ पे जाल होता है, तो ये है ग्लोमेरुलस। और बोमेन संपुट क्या है, एक कप के आकार की आकृति और इसमें एक गोलाकार केशिकाओं का जाल होता है जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो अब ग्लोमेरुलस देख लेते हैं कि वो क्या है। ये एक धमनी केशिकाओं का जाल है। क्या है, धमनी केशिकाओं का जाल है जो असामान्य रूप से उच्च रक्तचाप बनाता है, जो असामान्य रूप से क्या करता है, उच्च रक्तचाप बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर ये क्रिएट करता है। फिर ट्यूब्यूल हो गया, यूपीनुमा नलिका एक पाई जाती है जो बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट से निकलने वाली नलिका जिसमें 3 भाग होते हैं वो है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा प्रीवियस पिक्चर में हम क्या देख रहे थे, ये है बोमेन संपुट, ये है हमारा ग्लोमेरुलस, और फिर हमारी आ गई ये पूरी उसका पिक्चर है वो नेफ्रॉन का, जिसमें क्या हम देख रहे हैं अभी, हमारा जो यूपीनुमा नलिका है, ट्यूब्यूल है, उसमें 3 पार्ट हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी, हेनले लूप ऑफ हेनले, और डिस्टल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। तो 3 तरह के इसमें पार्ट है जो हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये हमारी वो नलिका, ये हमारी नलिका, ये है दूरस्थ संवलित नलिका, ये है वृक्क सिरा की शाखा, वृक्क धमनी की शाखा जो जुड़ी हुई है हमारे बॉडी पार्ट से। तो वृक्क जो है उसकी धमनी की ये सिरा है, ये सिरा की शाखा है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन संपुट है, ये जो संग्राहक वाहिनी है वो है, ये है मां की नलिका। ये हमारा पिक्चर रहा, और इसी में जो अंदरूनी चीजें हैं उसमें से एक आ जाता है यूपीनुमा नलिका ट्यूब्यूल, जिसमें है बोमेन्स कैप्सूल से निकलने वाली नलिकाएं जिसमें 3 भाग है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, जो है तीनों भाग हैं जो यूपीनुमा नलिका है उसकी। तो इसके 3 ही पार्ट थे विक्राणु नेफ्रॉन के, एक है बोमेन संपुट, एक है ग्लोमेरुलस और तीसरा है ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यही तीनों उसकी संरचना थी मुख्य। अब हम आ गए हमारी संग्रह
नलिका कलेक्टिंग डक्ट, इनमें कई नेफ्रॉनों की नलिकाएं खुलती है और अंतिम मूत्र यहाँ एकत्र होता है। तो वृक्क क्या है, हमारा एक उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन की जो हमारी क्रिया होती है वही होती है। तो इनमें से कई नेफ्रॉन संग्रह नलिका में क्या करते हैं, अंतिम मूत्र को एकत्र करने का काम करते हैं। जो लास्ट में हमारा यूरिन है उसको वो एकत्र करते हैं। और इसका अब हम देख लेते हैं क्रियाविधि, नेफ्रॉन काम कैसे करता है। हमने अभी सारे पार्ट देखे, अब हम देखेंगे नेफ्रॉन काम कैसे करता है। तो इसमें होता है पराछानन, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में उच्च रक्तचाप के कारण हमने क्या देखा, ग्लोमेरुलस में असामान्य तरीके से उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसके कारण जल, यूरिया, ग्लूकोज, लवण आदि का छानन बोमेन्स कैप्सूल में होता है। बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर ही ग्लोमेरुलस था, वहां पे उच्च रक्तचाप की वजह से जल, यूरिया, ग्लूकोज, लवण आदि का छानन बोमेन कैप्सूल में होता है। यह द्रव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। ये जो द्रव होता है जो परिछानन की विधि के बाद बचता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये क्रियाविधि थी, फर्स्ट परिछानन, उसके बाद पुनः अवशोषण। नलिका में उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल वापस रक्त में अवशोषित होता है। जो यूरिन बचता है उसे हम स्टोर कर लेते हैं और बाकी जो फिर जो उपयोगी चीजें हैं उसका क्या होता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद लास्टली उत्सर्जन होगा। नलिका की दीवारें कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे H+, K+ अमोनिया उत्सर्जित करती हैं। नलिका की दीवारें ये सारे अपशिष्ट पदार्थों का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। और अंत में जो द्रव बचता है, जो द्रव स्टोर हुआ है, यूरिया, वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ है, टॉक्सिन्स है, वो मूत्र होता है और यह संग्रह नलिका के माध्यम से मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्राशय में ये पहुंच जाता है, संग्रह नलिका में संग्रह होने के बाद मूत्राशय में वहां से उसका उत्सर्जन हो जाएगा, क्या होगा, निष्कासन हो जाएगा। तो ये था पूरा विधि। विक्राणु जो हमारा नेफ्रॉन है उसकी क्रियाविधि भी हमने देख ली, उसकी संरचना देख ली। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, उत्सर्जन का जो विधि मानवों में था। वृक्क किसमें होता है, किडनी, मानवों में होता है। और वृक्क की क्या थी, वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन थी, वृक्काणु थी, और उसी में वहां पे सारे काम हो रहे थे उत्सर्जन से रिलेटेड। अब हम देख रहे हैं उत्सर्जी उत्पाद। तो उत्सर्जन का काम पादपों में, पेड़ पौधों में कैसे होता है और किन विधियों के द्वारा होता है। तो पादपों में उत्सर्जन मनुष्यों की तरह जटिल नहीं होता। मनुष्यों में जो उत्सर्जन की क्रिया है अभी हमने देखा बहुत ही जटिल है, बहुत सारे अंग का उपयोग होता है, बहुत सारी क्रियाओं का उपयोग होता है। लेकिन इसमें पादपों में क्या है, वो क्रिया बहुत ही सरल है, जटिल नहीं है। वे कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, मानवों से कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। कौन, पेड़ पौधे, पादप। और उनके अपशिष्ट पदार्थों में विषाक्तता भी कम होती है, टॉक्सिन्स कम होती है। इसके वजह से क्या है, उनकी प्रक्रिया जो है उत्सर्जन की वो काफी सरल है। तो पादप निम्नलिखित विधियों से अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। कौन कौन सी विधि लगती है उनके अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए, उत्सर्जन के लिए। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों की स्टोमाटा, जो स्टोमाटा रंध्र होती है पत्तियों में, उसमें हुई होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और वहां जो जल बचता है, जल ही एक उत्सर्जी पदार्थ है पादपों का, वो जल क्या होता है, वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे कुछ घुलनशील अपशिष्ट भी बाहर निकल जाते हैं। और उस जल में जो घुलनशील कुछ अपशिष्ट है वो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, स्टोमाटा रंध्र के द्वारा। फिर जो उत्सर्जी उत्पाद है, पहले तो जल था और जल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ थे वो निकल गए। फिर पत्ती, फूल और छाल का गिरना, ये सभी पादपों के उत्सर्जी उत्पाद हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को बेजान पत्तियों, फूलों और छालों में संग्रह कर लेते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका कहाँ संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं। तो पत्तियों, फूलों, छालों में जो सूख गए हैं, मर गए हैं, बेजान है उसमें, और फिर उन पत्तियों, छाल, फूल सबको वो गिरा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों, उत्पादों का उत्सर्जन हो जाता है। वो क्या कर लेते हैं, उसका छुटकारा उससे पा लेते हैं। फिर राल, रेजिन्स और गोंद, ये सब भी उनके क्या उत्सर्जी पदार्थ है। ये रासायनिक पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे छालों या उत्तकों में संग्रह करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों में छाल अगर आप उसका उखाड़े तो उससे व्हाइट दूध निकलता है, या फिर दूधिया द्रव, या फिर गोंद निकलता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो ये भी पादपों के उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कहाँ संग्रह किए जाते हैं, पौधे के छालों या उत्तकों में।
ठीक है, और बाद में फिर उसे बाहर वहीं से निकाल दिया जाता है। फिर लेटेक्स भी होता है, कुछ पौधे जैसे रबर का पौधा लेटेक्स के रूप में अपशिष्ट संग्रह करते हैं। लेटेक्स है वही दूधिया पदार्थ जो कुछ पौधों में निकलता है जैसे रबर में, और हम उस लेटेक्स का यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को बनाने में, रबर के पदार्थों को बनाने में। तो पौधे के ये सारे थे उत्सर्जी उत्पाद या फिर उत्सर्जी जो अपशिष्ट पदार्थ आप बोल सकते हैं, जल या फिर पत्ते, फूल, छाल इनके द्वारा गिरा रहे हैं, जल का वाष्प उत्सर्जन हो जा रहा है। राल, गोंद का भी हम लोग यूज करते हैं और लेटेक्स का भी इंसान यूज करते हैं, वो उनके छालों के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये था उत्सर्जी उत्पाद, और ऐसे ही पादप छुटकारा पाते हैं। फिर वायु और जल का भी उत्सर्जन होता है, गैसीय अपशिष्ट जैसे CO2 और O2 को पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिसका मानव उपयोग करते हैं या फिर कोई भी जीवित जंतु उपयोग करता है। तो O2 भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है या फिर अपशिष्ट पदार्थ है पौधे के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन का यूज ना करके CO2 का यूज करते हैं। फिर सब द्रव्यों का संग्रह, स्टोरेज इन डेड सेल्स, सब द्रव्यों का संग्रह होता है जो डेड सेल्स हैं। पादप अपनी मृत कोशिकाओं जैसे पुराने जाइलम जो उसका मृत कोशिकाएं जो मर गई है, सूख गई है कोशिकाएं, उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ जमा करते हैं और बाद में वो कोशिकाएं झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, जैसे कुछ पत्तियों, तना, झाल, ये सारी जो छाल जो सारी चीजें थी उससे क्या होता है वहां जमा करते हैं वो कुछ द्रव्य या फिर अपशिष्ट पदार्थ और फिर उसे गिरा देते हैं। ऐसे ही क्या होता है, उनका उत्सर्जन होता है या फिर उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों का वो छुटकारा वैसे ही पाते हैं। तो पादपों में हमने उत्सर्जन समझ लिया कि कैसे होता है और क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ है। अब हम आगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे जो है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो यूरिन जो निर्माण होता है हमारे बॉडी में, जो हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, उसका हम लोग एक तरह से नियमन जो बोलते हैं कि उसे स्टोर कैसे करते हैं, फिर उसका जो बनना है उसकी मात्रा का जो कितनी मात्रा में बनेगा, और ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ भी मतलब अगर उसमें पानी है तो उसका हम कैसे यूज कर लेंगे, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ ही है, टॉक्सिन्स ही है, वही शरीर से बाहर निकले, तो एक तरह से इसका कंट्रोल वो कैसे होता है। तो मूत्र बनने की मात्रा का नियंत्रण शरीर की जल संतुलन आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो जल की जो संतुलन हमारे बॉडी में, वाटर बैलेंस जितना होना चाहिए, जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, उस पे नियंत्रण करता है कि कितना यूरिन बनेगा, ठीक है, और उसकी मात्रा। यह कार्य एंडोक्राइन ग्रंथियों तथा हार्मोन के सहयोग से होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं और जो हार्मोन्स हैं डिफरेंट, उसके मदद से ये कार्य होता है। क्या होता है, जो मूत्र बनी उसकी मात्रा का नियमन होता है या नियंत्रण होता है, ठीक है, ताकि जो जल संतुलन है, जल से ही जल क्या है, मूत्र का एक बहुत बड़ा भाग जल होता है, तो उस जल का ये नहीं कि ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर से जल निकल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं यूरिन बनने की मात्रा का। तो इसका मुख्य कारक क्या है, नियमन जो हो रहा है, नियंत्रण जो हो रहा है, उसमें मुख्य कारक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है ये हार्मोन ADH। यह वृक्क को जल को पुनः अवशोषित करने का संकेत देता है। तो वृक्क आपने देखा, वृक्क किडनी क्या उत्सर्जी अंग है, और अगर हमारे मूत्र में, यूरिन में ज्यादा मात्रा में जल है तो ये हार्मोन सिग्नल देगा कि हमारे शरीर में जल की कमी हो रही है, तो वो जो यूरिन है उससे हम जल का अवशोषण पुनः कर लें। तो ये ADH फर्स्ट हार्मोन था। यह शरीर में ADH क्या करता है, जल की कमी नहीं होने देता है। ADH का स्राव बढ़ जाता है, अधिक जल रक्त में वापस अवशोषित हो जाता है। ADH क्या करता है, विक्राणु को सिग्नल दे देता है, वृक्क को सिग्नल दे देता है कि जल का अवशोषण कर लो, और अधिक जल रक्त में वापस अवशोषित हो जाता है, ठीक है। जो जल ज्यादा मात्रा में है अगर यूरिन में, उसका अवशोषण रक्त में हो जाता है, और मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, या फिर मूत्र जो है, यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उससे जल अवशोषित कर लिया गया, फिर उसे ब्लड में मिला दिया गया है। जब शरीर में अधिक जल होता है, फिर दूसरा दो काम है, शरीर में अगर जल कम हो तो कैसे ADH वर्क करता है, या फिर शरीर में जल अधिक हो तो कैसे वर्क करेगा। तो अगर ADH का स्राव इसमें क्या होता है, जब अधिक जल शरीर में हो जाती है तो घट जाता है, और उससे क्या होता है, जल का पुनः अवशोषण जो है वो घटता है, जल का अवशोषण वृक्क नहीं करता है, और मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है, मूत्र पतला हो जाता है। जो जल शरीर से था वो किसमें, मूत्र में चला जाता है, क्योंकि वहां अवशोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि ADH का स्राव नहीं हुआ, वृक्क को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है पानी का अवशोषण करने का, तो पानी डायरेक्ट कहां चला गया, मूत्र में, और मूत्र क्या हो गया, पतला, और उसकी मात्रा हो गई अधिक, ठीक है। ऐसे ही ADH काम करता है
फिर दूसरा है ग्लोमेरुलर क्षानन दर। पहला क्या रीजन था, मूत्र की मात्रा का जो नियंत्रण था वो हो रहा था एडीएच के थ्रू, ठीक है, एक हार्मोन है उसके थ्रू वो क्या करता है, वृक्क को सिग्नल देता है कि पानी का अवशोषण कब करना है और या नहीं करना है, उस पे डिपेंड करता है मूत्र की मात्रा, ठीक है। तो अब दूसरा क्या था, ग्लोमेरुलर क्षानन दर, GFR, ग्लोमेरुलर क्षानन दर। ये क्या है, हृदय द्वारा रक्त प्रवाह की दर भी मूत्र निर्माण को प्रभावित करती हैं। तो हृदय द्वारा जो रक्त प्रवाह की दर है, ठीक है, रक्त में ही क्या होता है, वाटर है ना, रक्त में ही वाटर है, वाटर ही मूत्र की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो रक्त का प्रवाह का जो दर होगा, रक्त प्रवाह जो सर्कुलेशन का रेट होगा, उस पर भी डिपेंड करता है मूत्र की मात्रा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रक्त प्रवाह हमारे शरीर में होगा उतनी ही ज्यादा पानी होगी, मतलब वाटर लेवल होगा, और उससे ही क्या होगा, मूत्र की मात्रा में भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर थर्ड क्या है, रक्त में घुलनशील पदार्थ की मात्रा। तो रक्त में ग्लूकोज लवण की अधिकता से मूत्र की मात्रा भी बढ़ सकती है, उदाहरण मधुमेह में। तो रक्त में अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ गया, शुगर आ गया, इससे भी क्या होता है, और लवण की भी अधिकता हो जाती है, सॉल्ट की, तो भी क्या होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। और वो क्या होता है, उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं, मधुमेह के रोगियों, डायबिटीज के रोगियों, जो उनके पेशेंट होते हैं, उसे आप देखते हो बार बार उन्हें टॉयलेट यूज करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है और क्या हो रहा है, लवण की अधिकता बढ़ गई है। इसके वजह से उन्हें बार बार यूरिन को उसका उत्सर्जन करने की वो होती है, नीड होती है, ठीक है। तो ये तीनों रीजन था, ये था हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने क्या कर लिया, उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो लाइव प्रोसेस की जो चैप्टर है, लाइव प्रक्रम की उत्सर्जन जो उसका टॉपिक है, हमने उसके क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप अपने हमारे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर उसके क्वेरी को या फिर जो भी डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और फिर हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो 17 सालों से काम कर रही है पब्लिकेशन के क्षेत्र में और आपके लिए लेके आई है ये सारे बुक्स, जो है कैप्टन सीरीज की बुक, हिंदी के लिए गोधुली, संस्कृत के लिए वर्णिका और पीयूषम, और इंग्लिश के लिए रेनबो सीरीज की बुक है, जो क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिटरेचर की जितनी किताबें हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, और हमने और भी ऑब्जेक्टिव जितने भी पॉसिबल हैं हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, वो कंपाइल किए हैं एक बुक में, वो भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। कहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये सारी किताबें, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, वहां से भी आप ये किताबें परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी एक बुक्स अवेलेबल है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी जाके ये किताबें परचेस कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जो भी चैप्टर्स आपको नहीं समझ में आ रहे बायोलॉजी के, हम पोस्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट करें। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड स्टेइंग ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन।